स्टडी एकेडमिक्स में आप लोग का सभी का स्वागत है। स्टडी एकेडमिक्स के द्वारा आप लोग को एक क्रैश कोर्स की सुविधा दी जा रही है, जो कि क्लास 10th के साइंस का कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा यहाँ पे। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए जो है कि जितना कुछ भी हो सकता, PYQ, MCQ क्वेश्चन, इन सभी को कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है कि हम सीरीज में चैप्टर वाइज NCERT बेस्ड जो है कि नोट्स जो है तैयार करेंगे, या फिर जो है कि नोट्स की स्टडी करेंगे पॉइंट वाइज, जो कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होगा। साथ साथ जो है कि उन सारे NCERT के पॉइंट के बेस पे जो है कि क्वेश्चंस जो है कि बन चुके हैं पहले से, और ये सारे जो टॉपिक्स होंगे जो हम बताने वाले हैं, एक तरीके से इन चीज़ों को हम शॉर्टली कवर करना चाहते हैं। शॉर्ट कवर करके जो है कि एक बार बेसिक डिटेल नॉलेज हमारे पास हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद जो है कि हम PYQ करेंगे, इतने PYQ जिनसे जो है कि हमारे बोर्ड्स में कंप्लीट जो है स्कोर हो सके, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर क्लास 10th के साइंस का हम इन्वॉल्व कर रहे हैं बायोलॉजी सेक्शन का, जो कि है कौन सा, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में, ठीक है, जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग की स्टडी अभी कहाँ चल रही है, स्टडी एकेडमिक्स में। ये एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि ऑफ़र कर रहा है CBSE बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। मेनली ये लेक्चर बनाए गए हैं, ठीक है। क्लास 10th के सिलेबस इसमें कवर किए जाएंगे, तो इसलिए जो है कि थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक। देखते हैं हमारा जो सबसे पहला जो चैप्टर होगा, इसमें पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस होगा। हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में जो है कि हमारे पास कई सारे टॉपिक्स होंगे, तो लाइफ प्रोसेस जो है कि थोड़ा स्कोरिंग चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस से हमारे बोर्ड में जो है कि 9 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। कितने क्वेश्चन, कितने नंबर के, 9 मार्क्स के। और ये जो है कि लगभग 10% कवर करता है पूरे साइंस एग्ज़ाम का, 10% कवर करता है। और ये जो है कि लगभग जो है कि हमें लगता है बायोलॉजी सेक्शन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इसको हमें 2-3 पार्ट में कवर करना होगा, और अगर एक पार्ट में हम कवर करना चाहेंगे तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, जो कि उचित नहीं होगा, ठीक है। तो हम ऐसा कर देते हैं कि इसको थोड़े से पार्ट वाइज कर देते हैं, आसानी से हमको समझने के लिए, ठीक है। इस पार्ट में जो है, इस पूरे पार्ट में हम लाइफ प्रोसेस के बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट, बेसिक, और साथ में न्यूट्रिशन इन अ प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट, इतना पार्ट जो है कि हम कवर करेंगे इस पूरे वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि लाइफ प्रोसेस जो है, ये लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, लाइफ प्रोसेस हमारे लिए होता क्या है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो लाइफ है, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ के अंदर जो है कि एक तरीके से देखा जाए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन करना मतलब क्या है कि फंक्शन को परफॉर्म करना। क्या करना, फंक्शन को परफॉर्म करना। जैसे अगर हम बात करें, ऐसे हमें चीज़ें थोड़ी नहीं समझ में आएगी, हम ऐसे बात करते हैं, हम कंसीडर करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे मिलके बनती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है किससे मिलके बनी है, सेल से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो किससे फॉर्म होगा, सेल से। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या है, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। मतलब क्या है कि ये जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। सेल क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को क्या करता है, फॉर्म करता है। और साथ साथ में इन्हीं स्ट्रक्चर या यही जो सेल हैं, ये क्या कराते हैं, फंक्शन को परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। तो मतलब कि ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, और ऑर्गेनिज्म के हर एक पार्ट के द्वारा कोई ना कोई एक फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है।
और हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास क्या प्रेजेंट होता है, लाइफ। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या परफॉर्म करना होगा, फंक्शन परफॉर्म करने होंगे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से मिलकर बनी है, और सेल क्या है, सेल को ही मानते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, या इस सेल ही क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन को फॉर्म करता है। और यही सेल जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्ट्रक्चर बना रहा है, साथ साथ में फंक्शन को परफॉर्म करा रहा है। मतलब कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, और यही फंक्शन क्या कराते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ को मेंटेन कराते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या लाइफ को मेंटेन कराते हैं। चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो हम बता सकते हैं कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को परफॉर्म करने के लिए, ऑर्गेनिज्म जो है अपनी लाइफ को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को परफॉर्म करने के लिए या लाइफ को सरवाइव कराने के लिए कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने लाइफ को परफॉर्म करने के लिए कुछ बेसिक फंक्शन जो है परफॉर्म करता है, जिसके वजह से उसकी लाइफ क्या होती है, सही तरीके से चल पाती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को परफॉर्म करने के लिए जिन बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, जिनके बिना उसकी लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, उन्हीं बेसिक फंक्शन को ही हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं, प्रोसेस विदाउट लाइफ कैन नॉट बी सर्वाइव। ठीक है, ऐसे प्रोसेस जिनके बिना लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, वो प्रोसेस हमारे लिए क्या है, लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, और जैसा कि हम देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि इट इंक्लूड्स ऑल द इसेंशियल फंक्शन। मतलब लाइफ प्रोसेस क्या है कि वो फंक्शन, ठीक है, वो इसेंशियल फंक्शन जो क्या करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, सरवाइव करने के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल, रिपेयर और मेंटेनेंस के काम के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इन्हीं फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब इन मेन फंक्शन जो हमारे पास लाइफ प्रोसेस के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, पहला हो सकता है न्यूट्रिशन, दूसरा हो सकता है रेस्पिरेशन, तीसरा हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ पॉइंट हो सकता है हमारे पास एक्सक्रीशन। ठीक है, और ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि दो किसी एक, मतलब ये सारे प्रोसेस हमारे साथ क्या होने चाहिए, ये सारे प्रोसेस जो है कि हमारे पास एक प्रॉपर मैनर में परफॉर्म होने चाहिए। इन सभी प्रोसेस को जैसे हम एक बार कनेक्ट करते हैं इन चीज़ों को, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई एक ऑर्गेनिज्म हम एज्यूम करते हैं, ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है, ऑर्गेनिज्म को सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है फूड की। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सरवाइव कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, फूड की नीड है। इस फूड के माध्यम से ऑर्गेनिज्म को क्या मिलता है, इस फूड के माध्यम से ऑर्गेनिज्म को क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। इस फूड के माध्यम से ऑर्गेनिज्म क्या मिलता है, एनर्जी। इस एनर्जी का ऑर्गेनिज्म क्या करता है, यूटिलाइज, इसको यूटिलाइज करता है टू परफॉर्म बॉडी फंक्शन। जितना भी बॉडी का फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की। और इस एनर्जी के लिए हम ऑर्गेनिज्म क्या इंटेक करते हैं, फूड इंटेक करते हैं। ठीक है, तो हम जैसा देख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट किसकी हो रही है, फूड की रिक्वायरमेंट हो रही है। फूड से ऑर्गेनिज्म एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा, इसी एनर्जी के यूज़ से ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। इन सभी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए फूड को इंटेक करना, फूड से एनर्जी बनाना, और इस एनर्जी का यूटिलाइज करके
फंक्शन परफॉर्म करना, इन सभी को करने के लिए हमारे पास मेन जो है 4 स्टेप्स या 4 मेन प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू ये सारी प्रोसेस परफॉर्म होती है। जैसे कि जब हमने पहला स्टेप बोला कि ऑर्गेनिज्म को किसकी नीड है, फूड की नीड है। ऑर्गेनिज्म को फूड की नीड है मीन्स क्या है कि ऑर्गेनिज्म को क्या क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। और जब हमने बताया कि ऑर्गेनिज्म को इस फूड से क्या प्रोड्यूस करना है, एनर्जी प्रोड्यूस करना है, तो फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है। अब ये जो एनर्जी है बॉडी के हर एक पार्ट तक, मतलब क्या होता है कि फूड फूड जो है कि पूरे बॉडी के पार्ट तक पहुंचाया जाएगा, ताकि जो है कि ऑर्गेनिज्म क्या करे, ऑर्गेनिज्म का हर एक पार्ट फूड को यूटिलाइज करके एनर्जी का प्रोडक्शन कर सके। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की भी नीड हो रही है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्टेशन की भी नीड हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्टेशन की भी नीड हो रही है। जैसे क्या हो गया कि एक बेसिक इंट्रोडक्टरी चीज़ देखते हैं। ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे मिलके बनी है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे मिलके बनी है, सेल। और सेल को क्या परफॉर्म करना है, फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल को किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की। और ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी जो है किससे मिलेगी, फूड से मिलेगी। ठीक है। तो अगर फूड से एनर्जी मिलेगी तो ऑर्गेनिज्म को क्या इंटेक करना होगा, ऑर्गेनिज्म को क्या इंटेक करना होगा, फूड इंटेक करना होगा। ऑर्गेनिज्म को क्या करना होगा, इंटेक फूड। जैसे ही ऑर्गेनिज्म फूड को इंटेक करेगा, इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है। और इसी फूड को यूटिलाइज करके ऑर्गेनिज्म क्या बना रहा है, एनर्जी। एनर्जी यूटिलाइज फूड टू फॉर्म एनर्जी। इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं रेस्पायरेशन। अब क्या है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सेल से तो मिल के बनी नहीं है, ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी बहुत सारे मल्टीपल सेल से मिल के बनी है। ठीक है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी मल्टीपल सेल से मिल के बनी है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी मल्टीपल सेल से मिल के बनी हुई है, हर एक बॉडी पार्ट तक हमें क्या पहुंचाना होगा, इस फूड को ट्रांसपोर्ट करना होगा, न्यूट्रिशन को क्या करना होगा, ट्रांसपोर्ट करना होगा। इन पूरे पार्ट को क्या करना होगा, ट्रांसपोर्ट करना होगा। जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को फूड, ऑर्गेनिज्म की हर एक पार्ट तक फूड पहुंचेगा। ऑर्गेनिज्म का हर एक पार्ट यूटिलाइज करेगा उस फूड को और क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी। और ऑर्गेनिज्म का हर एक पार्ट अपने अपने फंक्शन को क्या कर पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा। और ये यहाँ पे न्यूट्रिशन की प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस और रेस्पायरेशन की प्रोसेस देखने के लिए मिल रही है। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एक्सक्रीशन, जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि ये हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जब ये रेस्पायरेशन की प्रोसेस, न्यूट्रिशन की प्रोसेस जब परफॉर्म होती है, तो इस दौरान बहुत सारे ये क्या है, ये एक तरीके के रिएक्शंस हैं। ये एक तरीके के क्या परफॉर्म होते हैं, केमिकल रिएक्शंस यहाँ होते हैं इन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो इसके दौरान मतलब अगर हम कह दें कि इन प्रोसेस को परफॉर्म करने के दौरान कुछ हमारे पास, हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। और इन वेस्ट मटेरियल के रिमूवल को, इस वेस्ट मटेरियल के रिमूवल को ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। अगर इनका रिमूवल नहीं करते हैं तो ये बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म क्या होगा, अपने सारे फंक्शन को सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा। और ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, उसका सिस्टमेटिक डिस्टरबेंस हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग को ही कंसिडर करें, ह्यूमन बीइंग को अगर हम एज्यूम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं किसका, ह्यूमन बीइंग का। ठीक है। ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग इंटेक करते हैं फूड को, ह्यूमन बीइंग इंटेक करेंगे फूड को। ठीक है। और फूड फूड इंटेक कर लिए, इस फूड को ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है। डाइजेस्ट करने के बाद इसी फूड को वो क्या करते हैं, रेस्पायर कराते हैं। या फिर हाँ, हम बोल दें कि इसी फूड से वो क्या प्रोड्यूस करा रहे हैं, रेस्पायरेशन की प्रोसेस के दौरान एनर्जी का प्रोडक्शन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करा रहे हैं।
और इसी एनर्जी का यूटिलाइज जो है हर एक सेल करता है। रिस्पायरेशन की प्रोसेस से क्या प्रोड्यूस हो गया, एनर्जी हो गया, और इसी एनर्जी का यूटिलाइज करके सेल्स क्या कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सेल्स फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तक हमने जो कि बेसिक चीज़ों को कनेक्ट कर लिया, अब बेसिक चीज़ें हमारी पूरी हो गई हैं। अब हम जो है कि एक एक करके न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा न्यूट्रिशन का है। सबसे पहले जो है कि हमें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन को हम एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन की चीज़ों के बारे में। न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो हमारे पास चीज़ें जो हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन शब्द का मतलब ये होता है, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड। न्यूट्रिशन शब्द का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, फूड को इनटेक करना, और सेकंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। मतलब फूड को इस तरीके से इनटेक करना है और यूटिलाइज करना है कि ताकि जो है कि हम फूड को सही तरीके से यूज कर सकें, ठीक है। अब क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर, अलग अलग मोड होता है फूड के इनटेक करने का। ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट मोड होते हैं, डिफरेंट मोड होते हैं, किस लिए, इनटेक ऑफ फूड के लिए, डिफरेंट मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। इसी के बेस्ड पे जो है न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन के भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग। न्यूट्रिशन क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं फूड को, जिसमें हम ऑब्टेन करते हैं फूड को, जिसके दौरान हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं फूड को। एंड फूड के अंदर हमने यहाँ एक शब्द देखा कि ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग न्यूट्रिएंट। क्यों, न्यूट्रिएंट शब्द यहाँ इस्तेमाल करने का मतलब हमारे फूड के अंदर क्या कंटेंट होता है, फूड के अंदर ही क्या कंटेंट होता है, न्यूट्रिएंट। हमारा फूड जो है हमें क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ फूड की जगह पे क्या यूज कर दिया गया, न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग न्यूट्रिएंट फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, थ्रू डिफरेंट मोड अक्रॉस स्पेसीज, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारे पास अलग अलग जो स्पेसीज़ हैं या अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म हैं, इनके पास अलग अलग मोड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अपने फूड को इनटेक करने का इनका जो तरीका होता है अलग होने के नाते जो है हमारे पास न्यूट्रिशन के भी अलग अलग टाइप पाए जाएंगे, ठीक है। अब जो है कि हमारे फूड के अंदर क्या कंटेंट है, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होता है कि हमारे बॉडी को कुछ जो सप्लीमेंट का रिक्वायरमेंट होता है जिनसे हमारी बॉडी एनर्जी का प्रोडक्शन करती, हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है, या फिर हमारी बॉडी खुद का ग्रोथ करती है, ठीक है। हाँ, तो इन सभी चीज़ों का अगर हम बात करें, ये सभी जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है सभी हमें कहाँ से मिलते हैं, फूड से। इसीलिए हम बार बार कहते हैं न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट, ठीक है। कि हम फूड को इनटेक कर लें और उसको यूटिलाइज कर लें, इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। या फिर हम सीधे सीधे बोल दें कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम न्यूट्रिशन को ऑब्टेन और यूटिलाइज करते हैं उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, अगर न्यूट्रिशन की आवश्यकता देखी जाए कि न्यूट्रिशन इज़ नेसेसरी टू ग्रोथ एंड रिपेयर एंड टू प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, डाइजेशन की बात करते हैं। अब क्या होता है कि बहुत जगह पे जब हमारे पास जो डिफरेंट मूड, कभी जैसे होता है ना कि हम बात कर लिए यहाँ पे कि हमारा जो फूड है, फूड क्या है, फूड की बात करते हैं। फूड एक कंपोजिशन है, ठीक है। न्यूट्रिएंट का क्या है, कंपोजिशन।
हमारे पास जो फूड होता है, फूड के अंदर कंटेंट होते हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है। फूड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। फूड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। और हम ऑर्गेनिज्म को जो रिक्वायरमेंट होती है, ऑर्गेनिज्म को जो रिक्वायरमेंट होती है, सिंपल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी को रिक्वायरमेंट किसका होता है, सिंपल न्यूट्रिएंट का होता है। और जो ऑर्गेनिज्म फूड इंटेक करते हैं, ऑर्गेनिज्म जिस फूड को इंटेक करते हैं, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। इसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म के फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक प्रोसेस को परफॉर्म करना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन, ठीक है। तो फूड के अंदर तो न्यूट्रिएंट का कंपोजिशन होता है, लेकिन ये कंपोजिशन कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक प्रोसेस को परफॉर्म करना पड़ता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जो है कि इसको थोड़ा शॉर्टली देखना चाहेंगे कि डाइजेशन क्या है, कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को हम किस में, मैकेनिकली और केमिकली सिंपलर फॉर्म में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा सिंपल फॉर्म जिसको आसानी से हम क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें, और जिससे हम एनर्जी और ग्रोथ और रिपेयर का काम भी कर सकें, इन्हीं सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया कि न्यूट्रिशन की बात हुई। न्यूट्रिशन के बाद हमने जो है डाइजेशन के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की, ठीक है। तो हमारे पास न्यूट्रिशन के टाइप की जब बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन के टाइप हमने बताया था कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग मोड ऑफ क्या पाया जाता है, न्यूट्रिशन पाया जाता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसकी वजह से है, कि ऑर्गेनिज्म अपने फूड को किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं, उसके बेस पे हमारे पास न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं। एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रॉपिक। देखिए हमारे पास जो ये ट्रॉप शब्द है, ट्रॉप शब्द का मतलब होता है फूड। ट्रॉप शब्द का मतलब क्या होता है, फूड, खाना, ठीक है। और ऑटो मतलब हो गया सेल्फ, ठीक है। ऑटोट्रॉप, जब हमारा जो ऑटो शब्द का मतलब होता है, ऑटो शब्द का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉप्स मतलब हो गया फूड, मतलब सेल्फ सिंथेसाइजिंग फूड, या खुद से बनाने की जो क्षमता होती है, इन्हीं को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करें, अपने फूड को खुद से सिंथेसाइज कर ले या फॉर्म कर ले, उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब ऑटोट्रॉप्स के अंदर भी दो कैटेगरी पाई जाती है, एक फोटो ऑटोट्रॉप, एक कीमो ऑटोट्रॉप। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हो, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके खुद का खाना बनाते हो। ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन अ प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, उनको फोटो ऑटोट्रॉप कहेंगे। ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड इन यूजिंग केमिकल एनर्जी, या फिर केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल भी दिए गए हैं, जैसे प्लांट हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और कुछ एल्गीज जो हैं क्या करती हैं, लाइट के प्रेजेंस में अपने फूड को प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है, फोटो ऑटोट्रॉपिक जैसे ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक प्रोसेस याद आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ही जो है कि क्या कराता है, लाइट एनर्जी को यूज करके फूड का सिंथेसिस कराता है, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉप का एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। कीमो ऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल जो है, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, या फिर पल ये पल्पर और सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो नाम लिए जा रहे हैं, ये सभी क्या है, कीमो ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल हैं। ये सभी क्या करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को प्रीफर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हेट्रो। हेट्रो शब्द का मतलब ये होता है डिफरेंट। हेट्रो शब्द का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है डिफरेंट, मतलब क्या है, कि जो खुद से खाना ना बनाए, दूसरों पे निर्भर हो, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, विच डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। इसमें कौन सी कैटेगरी, पैरासिटिक। इसमें तीन कैटेगरी पाई जाती है, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और होलोजोइक। देखिए
अब इसमें सबसे आसान सी बात है कि पैरासिटिक, पैरासाइट्स मतलब क्या होते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, डिपेंड किसके ऊपर है, तो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग होस्ट के ऊपर अगर डिपेंड है, तो वो ऑर्गेनिज्म डिपेंड तो है ही दूसरे पे, लेकिन कैसे ऑर्गेनिज्म, कैसे होस्ट के ऊपर, लिविंग होस्ट के ऊपर। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म की डिपेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर यहीं पे ऑर्गेनिज्म डिपेंड तो है, लेकिन किसके ऊपर, डेड डिकेइंग पे, किसके ऊपर, डेड डिकेइंग, सड़ी गली चीज़ों पे अगर निर्भर कर रहा है, अगर ऑर्गेनिज्म सड़ी गली चीज़ों पे अगर निर्भर कर रहा है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिपेंड तो है, लेकिन किस पे, डिपेंड किस पे कर रहा है, डेड पे, किस पे, डेड पे। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक। ठीक है, अब बात करते हैं होलोजोइक का। ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता है। देखिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, इस तरह के हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब एक एक करके सभी के डेफिनेशन को हम देख लेंगे, एक एक करके इन सभी के डेफिनेशन को हम देखेंगे। ठीक है, एक एक करके इन सभी के डेफिनेशन को हम एक बार देख ले रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो है ऑटोट्रॉप क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप के अंदर दो कैटेगरी, कीमो ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप। ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग केमिकल एनर्जी। ऑर्गेनिज्म विच, फोटो ऑटोट्रॉप में ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग लाइट एनर्जी। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ओन फूड। ठीक है, अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, तो पैरासाइट्स क्या करते हैं, ऑब्टेन या फूड कहाँ से, होस्ट से। ये होस्ट कैसा होता है, ये होस्ट जो है लिविंग होता है। लिविंग होस्ट से ऑर्गेनिज्म जब अपने फूड को सिंथेसाइज या फूड को टेक ओवर करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री बोर्ड्स के क्वेश्चन कुछ बने हुए थे, एमसीक्यू क्वेश्चन, जैसे कसकटा अमरबेल। ठीक है, कसकटा अमरबेल क्या एक तरह का पैरासिटिक है। ऐसे कुछ एग्जांपल दे दिए जाएंगे एमसीक्यू में आपको, और आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक के अगर कुछ एग्जांपल आप याद करते हैं तो आसानी से पहचान पाएंगे। अगर कसकटा अमरबेल दिया है, कसकटा या अमरबेल नाम इसका कॉमन नेम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम, टिक्स, लाइसिस, लीचेस, टैपवॉर्म, ये सभी के सभी क्या है, पैरासाइट्स हैं। मतलब क्या है कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये सभी अपने फूड के लिए किसी न किसी लिविंग होस्ट के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंडेंसी शो करते हैं। किसी न किसी लिविंग होस्ट के ऊपर अपनी क्या शो करते हैं, डिपेंडेंसी शो करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो हमने सारी बातें कर ली हैं। सेप्रोफिटिक हमने बताया था कि ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन डेड डिकेइंग मैटर। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड और डायरेक्ट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड डिकेइंग। तो जितने भी सेप्रोफिटिक होते हैं, इनको जो है कि बस न्यूट्रिशन क्या करना होता है, बाहर से एब्जॉर्ब करना होता है, इनके बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं होता। पैरासाइट्स के अंदर भी कोई डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए फंगस और बैक्टीरिया। ठीक है, फंगस के अंदर ब्रेड मोल्डिंग और ईस्ट और मशरूम, ये सभी क्या है, फंगस की ही कैटेगरीज हैं। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने बताया कि ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म, इनको डाइजेशन की प्रोसेस क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि इनका जो फूड होता है ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। पैरासाइट्स में क्या थे कि लिविंग होस्ट उनको सिंपल न्यूट्रिएंट देते थे एब्जॉर्ब के लिए। सेप्रोफिटिक में भी ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट जो है न्यूट्रिएंट फॉर्म को ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो एब्जॉर्बल फॉर्म है उसी फॉर्म में न्यूट्रिएंट को इनटेक कर रहे हैं। तो होलोजोइक के अंदर क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को अपने बॉडी में इनटेक करते हैं, उसको डाइजेस्ट करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तब उनको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो है उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स मोड पाया जाता है। ठीक
ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे अमीबा हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, ठीक। और जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें 5 स्टेज इन्वॉल्व होती हैं। पहला होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और इजेशन। इन सभी स्टेप्स के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। और हम शॉर्टली इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इंजेशन, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ सॉलिड। ये बात ध्यान देना है कि इंजेशन की प्रोसेस में हमें ध्यान देना है, सॉलिड या लिक्विड फूड को हम क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। सॉलिड या लिक्विड फूड को जब हम इनटेक करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन। अब ये जो सॉलिड और लिक्विड फूड बॉडी के अंदर इनटेक हुआ है, ये क्या फूड हमारा किस फॉर्म में था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। इस कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, डाइजेशन कह देते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, डाइजेशन कह देते हैं, ठीक है। तो इंजेशन का बात समझ में आया, डाइजेशन समझ में आया। एब्जॉर्प्शन, जब ये कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम इस फूड को बॉडी के अंदर क्या करा देते हैं, एब्जॉर्ब करा देते हैं। और बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद इसको बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाते हैं, ठीक है, यूटिलाइज। अब इन जो एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है, इसमें जो हमने एब्जॉर्ब किया है, जो सिंपल फॉर्म ने एब्जॉर्ब किया है फूड को, उसको यूटिलाइज कराते हैं, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी फंक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक। बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं, जिनका हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जो डाइजेस्ट होने के बाद वेस्ट मटेरियल के तौर पे हमारे बॉडी के अंदर बचे रहते हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल थ्रू एनएस, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इजेशन, ठीक है। अब हमारे पास ये स्टेप्स हो गए। स्टेप्स, इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद इजेशन। ये सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद न्यूट्रिशन इन अ प्लांट की बात करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं बताया, प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स के अंदर भी कैसे होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स, मतलब प्लांट जो है लाइट एनर्जी का यूज करके अपने फूड को सिंथेसिस करते हैं, और लाइट एनर्जी का यूज करके फोटो सिंथेसिस की सहायता से ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो प्लांट मेनली क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जिससे उनका खाना क्या होता है, तैयार होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस दो शब्द से मिलकर बना। फोटो, फोटो शब्द का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस शब्द का मतलब होता है टू मेक। इसका मतलब क्या है कि सिंथेसिस हो रहा है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में। इसी प्रोसेस के लिए इसका नाम क्या पड़ा, फोटो सिंथेसिस पड़ा। इसी से इसका नाम क्या पड़ गया, फोटो सिंथेसिस पड़ गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता क्या है कि अगर हम बोलें इसमें, हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करके। ये बात ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें हम इस तरीके से बोल सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इस तरीके से बोल सकते हैं, ये हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, और ये जो हमारा ग्लूकोज बन रहा है, ये क्या है, ये कार्बनिक, या बोल दें हम लोग, ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन से इवेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, कौन कौन से इवेंट होते हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि प्लांट की जो लीफ होती है, प्लांट की जो लीफ होती है, ये क्या करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। प्लांट की लीफ क्या करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रॉपर्टी होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल जब सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी सनलाइट, जो सनलाइट की एनर्जी है, इस लाइट एनर्जी का यूज करके फॉर्मेशन होता है केमिकल्स कंपाउंड का, या केमिकल सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इवेंट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सबसे पहला इवेंट होता है फोटोसिंथेसिस का कि सनलाइट जब पड़ती है पत्तियों पे, तो पत्तियों के अंदर जो
क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है। ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों, क्लोरोफिल है क्या, क्लोरोफिल एक केमिकल पिगमेंट है जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के अंदर एब्जॉर्ब हुआ है, इस लाइट एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और इस दौरान हमारे पास जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसीलिए अगर कोई पूछ दे कि जो हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो है वाटर के स्प्लिटिंग के दौरान ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, वाटर स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। ठीक, अब हमारे पास क्या है कि उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब केमिकल एनर्जी की सहायता से क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं। रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या, ऑक्सीजन को निकाल करके इसकी जगह पे क्या ऐड कर देना, हाइड्रोजन ऐड कर देना। ठीक है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, मतलब क्या, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड टू स्टार्च, जब कार्बोहाइड्रेट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जब हमारे पास सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज वगैरह जब ज़्यादा मात्रा में फॉर्म हो जाते हैं, तो ये इकट्ठा होकर के स्टार्च, स्टार्च के रूप में पौधों के लीफ, रूट, स्टेम में क्या होने लगते हैं, स्टोर होने लगते हैं। लीफ, रूट और स्टेम में ये स्टोर हो जाते हैं जब इनको एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो यही कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन होकर के एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। अब कौन कौन से रॉ मटेरियल की नीड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, पहला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक प्रकार की गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कि पौधों की या प्लांट की जो लीव्स होती हैं, प्लांट की जो लीव्स होती हैं, इनकी लोअर सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। इनकी लोअर सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। इनकी लोअर सरफेस पे जो स्टोमेटा पाई जाती हैं, ये स्टोमेटा क्या करती हैं, एक्सचेंज कराती हैं। क्या कराती हैं, एक्सचेंज कराती हैं, किसको, गैस को एक्सचेंज कराती हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज करने का मतलब क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कराती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कराती हैं और बाहर क्या निकालती हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालती हैं। इसीलिए यहाँ एक्सचेंज शब्द इस्तेमाल किया गया है कि एक्सचेंज ऑफ गैसियस अकर थ्रू द सरफेस ऑफ लीफ, क्योंकि जो सरफेस ऑफ लीफ होती हैं, स्टेम होती हैं, रूट होती हैं, यहाँ पे जगह जगह पे स्टोमेटा के प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो पाता है और गैसियस एक्सचेंज में कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक किया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। ठीक है, कुछ जो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चनिंग पूछी जाती है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, वो तो उनकी पत्तियां, मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या है, एक तरीके से पानी में तैरते हुए हैं, तो वो कैसे एटमॉस्फेयर से गैसियस एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है कि ये डिजॉल्व्ड वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, ब्रॉड लीव्स हैव स्टोमेटा मेनली ऑन लोअर सरफेस, नैरो लीव्स ऑन। ठीक है, जो हमारे पास देखिए क्या है कि जो टेरेस्ट्रियल जमीन पे रहने वाले जितने भी पौधे हैं, अगर उनकी पत्तियां क्या हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ी हैं, बहुत ज़्यादा पत्तियां चौड़ी हैं, तो लोअर सरफेस पे जो स्टोमेटा है उनके थ्रू क्या करेंगे, गैसियस एक्सचेंज करेंगे। और अगर पत्ती बहुत नैरो है तो दोनों साइड से, पत्ती बहुत पतली है तो स्टोमेटा क्या होगा, दोनों साइड प्रेजेंट होगा और वो क्या करेंगे, गैसियस एक्सचेंज करेंगे। जो पानी वाले पौधे होते हैं वो वाटर के अंदर डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, अब देख कि हमारे पास जो स्टोमेटा, स्टोमेटा मेनली प्रेजेंट कहाँ होता है, लीफ में। कभी कभी क्या होता है, रूट और स्टेम में होता है, ये एक्सेप्शन होता है कि रूट और स्टेम में प्रेजेंट है। तो लीफ क्या है, मेजर साइट है फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि लीफ के अंदर ही क्या हो रहा है, लीफ के अंदर ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्यों हो रही है, क्योंकि लीफ के अंदर स्टोमेटा है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल है।
तो जो भी इक्विपमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट होने चाहिए वो सभी कहाँ प्रेजेंट है, लीफ के अंदर। इसीलिए लीफ को क्या माना जाता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस माना जाता है। लीफ को क्या माना जाता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोला है। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ें कन्फर्म हुई कि एक्वेटिक प्लांट जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में डिजॉल्व होता है उसके थ्रू क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूटिलाइज करते हैं। जो टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे रहने वाले हैं, अगर उनकी पत्तियां चौड़ी हैं तो लोअर सरफेस से पत्तियों की लोअर सरफेस पे जो स्टोमेटा का मात्रा ज़्यादा होगा वहाँ से गैसेस एक्सचेंज होगा, और अगर पत्तियां नैरो हैं तो उनको दोनों साइड से क्या करना होगा, गैसियस एक्सचेंज करना होगा। ये बात समझ में आ रही है पूरी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हमारा जो है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, अब जो हमारे पास जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा को जो है दो बीन शेप के, कुछ बीन शेप के, एक सेकेंड, कुछ ज़्यादा ही टमाटर जैसा बन गया। ये हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटल अपर्चर। ये हमारे पास दो गार्ड सेल हैं, ये दोनों क्या हैं, गार्ड सेल हैं। ठीक है, जब रूट से वाटर की मात्रा अधिक होती है, जब रूट क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, तो दिन के समय क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ज़्यादा होती है। ट्रांसपिरेशन होने की वजह से ये जो गार्ड सेल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, फूल के मोटे हो जाते हैं। इनके अंदर एक तरीके से वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, तो ये फूल जाते हैं। ठीक है, अब इनके फूलने की वजह से क्या होता है, हमारा स्टोमेटा जो है ओपन और क्लोज होता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल। क्यों, क्योंकि गार्ड सेल के अंदर अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर का अमाउंट अगर इंक्रीज हो जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। साइज की इंक्रीज होने से जैसे ही गार्ड सेल वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगे तो इनकी साइज, गार्ड सेल की साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और गार्ड सेल की साइज इंक्रीज होने की वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो नॉर्मली स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग हाई लाइट इंटेंसिटी। जब बहुत ज़्यादा जब क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी होती है गर्मियों के दौरान, तो क्लोज स्टोमेटा क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, ताकि उनको क्या, उनके अंदर से वाटर का लॉस मैक्सिमम ना हो जाए। ठीक है, अब रात के समय एट नाइट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, कभी कभी क्या होता है कि रात के समय में भी क्या होता है कि वाटर का लॉस ना हो, इसीलिए क्या करते हैं, बंद रहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं कि रात के समय अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एज्यूम करने के लिए, क्योंकि रेगिस्तान में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा अधिक होने की वजह से वो दिन में अपने स्टोमेटा को ओपन नहीं कर सकते हैं। ये कुछ जो है बातें थी यहाँ तक। अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें, अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में NO2 और NO3 के फॉर्म में इनटेक किया जाता है। नाइट्रोजन कभी भी डायरेक्ट जो है लीफ या फिर किसी के द्वारा, प्लांट के किसी बॉडी के द्वारा इनटेक नहीं किया जा सकता है। इसको जो है नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, वाटर जो है हम लोग जब भी वाटर को, पौधों को पानी कहाँ देते हैं, पौधों को पानी कहाँ देते हैं, रूट में ही तो देते हैं। तो पौधों को पानी जैसे ही रूट में देते हैं, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होके किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है, लीफ तक। ठीक है, अब ये रहा हमारा कि रूट हेयर से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है लीफ तक। और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अपटेक होता है इसके बारे में बात हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज मतलब पता चल गया। अब क्या है, क्लोरोफिल की बात करते हैं। क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है, कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, और इस ग्रीन पिगमेंट का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन। क्या है, एब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब क्लोरोफिल क्या है, एक तरह का फोटो रिसेप्टर है। क्लोरोफिल क्या है, एक तरह का फोटो रिसेप्टर पिगमेंट है जो कि प्लास्टिड में पाया जाता है, मेसोफिल सेल में। ठीक है, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू और रेड लाइट और रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रीन
ठीक है, ग्रीन कलर को। इसीलिए क्या होता है कि क्लोरोफिल, जितने भी प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं वो सभी पौधे हरे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो है रेड और रेड और ब्लू लाइट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अपने अंदर से रेड ब्लू को एब्जॉर्ब करने के बाद ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए जितने भी पौधे जिनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है या क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है, इसके बाद जो है कि नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे